बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की 19th एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम अपनी वीडियोस का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। अब हमारी डिस्कशन के जो मेजर पॉइंट्स होंगे उन्हें आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। गुज़श्ता एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि 8 ऑफ जून 1962 को पाकिस्तान का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्च 1969 तक इन फोर्स रहा। आज की डिस्कशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की करेंसी के दौरान यानी 8 जून 1962 से लेके 25 मार्च 1969 तक पाकिस्तान में कौन सी मेजर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। इस कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन से पहले 28 मार्च 1962 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के। इन इलेक्शंस में नेशनल असेंबली में काफी सारे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जो हैं वो इलेक्ट होके आए। इनमें अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी, मौलाना फजल रहमान के वालिद गिरामी मुफ्ती महमूद, जनरल अयूब खान साहब के सगे भाई सरदार बहादुर खान, चौधरी जहूर इलाई, आसमा जहांगीर के वालिद गुलाम जिलानी खान, गुलाम मुस्तफ़ा खर, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो बाद में आईजीआई के सरबराह बने और पाकिस्तान के 1990 में पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट की डिसमिसल के बाद। उसके अलावा जुल्फकार अली भुट्टो और मौलवी तमीजुद्दीन खान भी नेशनल असेंबली में इलेक्ट होके आए। इस नेशनल असेंबली का पहला सेशन 8 ऑफ जून 1962 को हुआ, जिस दिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। इस पहले सेशन को चेयर किया पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अख्तर हुसैन ने। उसके बाद अगला सेशन 11 जून 1962 को हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत मौलवी तमीजुद्दीन खान, जो कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेकंड स्पीकर थे कायद आजम साहब की वफात के बाद, उन्हें इस असेंबली का भी अनअपोज्ड बिला मुकाबला स्पीकर इलेक्ट कर लिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 अमेंडमेंट्स हुई। पहली अमेंडमेंट 1964 में हुई। इस पहली अमेंडमेंट के मेजर 2 कंपोनेंट्स थे। पहले नंबर पे पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था तो उसमें पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान का पहला आइन बना तो उसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, यानी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इस्लामिक ओमिट कर दिया, जिसपे बहुत सारे क्वार्टर्स से, स्पेशली जो हमारे रिलीजियस सर्कल्स थे, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इस बात को काफी क्रिटिसाइज किया। तो पब्लिक की तरफ से भी, जनरल पब्लिक की तरफ से भी इस पे बहुत क्रिटिसिज्म आया। तो अल्टीमेटली जो डिमांड थी, जो प्रेशर था, उसके रिस्पॉन्स में इस पहली अमेंडमेंट में पाकिस्तान के ऑफिशियल नेम में वर्ड इस्लामिक ऐड कर दिया गया। जो इस फर्स्ट अमेंडमेंट का सेकंड मेजर कंपोनेंट था वो ये था कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट तो किए गए, उनको नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ लॉ मेकिंग का, लेकिन वो राइट्स इन्फोर्सेबल नहीं थे अदालतों के जरिए, थ्रू कोर्ट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट्स कोर्ट्स के थ्रू इन्फोर्सेबल ना हो तो उनका आइन की किताब में होना या ना होना बराबर है, वो कोर्ट्स की इन्फोर्सेबिलिटी के बगैर रिडेंडेंट थे। तो इस बात पे भी बहुत क्रिटिसिज्म आया। तो अल्टीमेटली इस फर्स्ट अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी अदालतों को यह इख्तियार दे दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकती थी। इसी तरह सेकंड अमेंडमेंट भी 1964 में हुई। इस अमेंडमेंट में यह डिक्लेयर किया गया कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट तब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकेगा जब तक कि उसका सक्सेसर अपना ऑफिस एज्यूम नहीं करता, यानी नए सदर के आने से तक जो मौजूदा सदर है वो अपने ऑफिस में रह सकता था। अगर हम एग्जैक्ट वर्डिंग की बात करें तो इट वाज रिटन कि प्रोवाइडेड दैट अ प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस
until his successor enters upon his office. थर्ड अमेंडमेंट 1965 में हुई, जिसके तहत जो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे उनको ये अलाउ किया गया कि वो कुछ दूसरे ओहदे भी अपने पास रख सकते हैं, जैसे नंबरदार का ऑफिस था, जैसे लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस थे यानी चेयरमैन यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस तरह जो रिजर्व फोर्सेस थी वो उसमें भी रह सकते थे विदाउट लूजिंग देयर ऑफिस, विदाउट लूजिंग देयर मेंबरशिप ऑफ नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली। इस तरह फोर्थ अमेंडमेंट भी 1965 में हुई। इस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट को यह इख्तियार दिया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 साल 25 ईयर सर्विस कंप्लीट कर ले तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की मुशावरत से, कंसल्टेशन से उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर कर सकती थी। फिफ्थ अमेंडमेंट भी 1965 में हुई। इस अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने का इख्तियार दिया गया। जो सिक्स अमेंडमेंट थी वो प्राइमरीली फोर्थ अमेंडमेंट की ही एक्सटेंशन थी। फोर्थ अमेंडमेंट में जो डिक्लेयर किया गया था कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 25 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करने पे पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के साथ रिटायर किया जा सकता है, तो ये जो कंसल्टेशन वाली रिक्वायरमेंट थी वो कुछ पोस्ट के लिए खत्म कर दी गई, वेव कर दी गई। इसी तरह इसी सिक्स्थ अमेंडमेंट में गवर्नमेंट को अलाउ किया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, कि वो किसी इंप्लॉय को रिटायर करने के बाद री एम्प्लॉय या रीहायर भी कर सकती थी। जो सेवंथ अमेंडमेंट है वो भी 1966 में हुई। इस सेवंथ अमेंडमेंट में ऑर्डिनेंस को एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया। अगर नेशनल असेंबली किसी ऑर्डिनेंस को थ्रू रेजोल्यूशन अप्रूव कर लेती तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर में। अगर हम एग्जैक्ट वर्डिंग की बात करें तो इट वाज रिटन if the National Assembly approves of an ordinance under clause 3 of this article with or without any amendment within the prescribed period, the ordinance so approved shall be deemed to have become an act of the central legislature. तो ये थी वो 7 अमेंडमेंट्स जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। अब हम डिस्कस करेंगे कि 1962 से 1969 तक, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स रहा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कौन सी हुई। अभी हमने जो डिस्कस किया कि मार्च 1962 में जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे नॉन पार्टी बेस्ड थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मार्शल लॉ जब लगा था तो बैन कर दी गई थी, उन्हें अभी तक अलाउ नहीं किया गया था। तो पब्लिक से और पॉलिटिकल क्वार्टर्स की तरफ से काफी प्रेशर था और अल्टीमेटली इस प्रेशर के रिस्पॉन्स में लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को फंक्शन करना अलाउ कर दिया गया। उसके बाद अगली डेवलपमेंट जो हुई वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, सदारती इंतखाबात थे, जो कि 2 जनवरी 1965 को हुए। इन इलेक्शंस में एक तरफ जनरल अयूब खान साहब थे, दूसरी तरफ मैडम फातिमा जना थी जो कंबाइंड अपोजिशन की कैंडिडेट थी। हम ये गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, लोकल गवर्नमेंट के मेंबर जिनको बीडी मेंबर्स कहा गया था, जिनकी तादाद पूरे मुल्क में 80,000 थी, वो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज थे। अल्टीमेटली जनरल अयूब खान साहब जीत गए। उसके बाद मार्च में ही, मार्च 1965 में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए, जिसमें जनरल अयूब खान की जो पार्टी थी उसको कन्विंसिंग मेजॉरिटी मिली। अलग ये किया जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उसके पास रिसोर्सेज थे, तो गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी और प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन में भी गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट की पावर को यूज किया और रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया। उसके बाद 1965 में इंडो पाक वार हुई जो 17 दिन जारी रही। उसके बाद फिर सीज फायर हो गया। इस वार के बाद इंडिया और पाकिस्तान में मुआहदा ताशकंद हुआ 10 जनवरी 1966 को, जिसमें यह कहा गया कि दोनों मुल्क जो है वो फोर्स यूज नहीं करेंगे और वार से पहले की जो पोजीशन थी दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं वो उस पोजीशन पे वापस चली जाएंगी। इस मुआहदा ताशकंद में बहुत तनकीद हुई। पाकिस्तान में यह कहा गया कि जो जंग मैदान में जीती गई थी उसको ताशकंद मुआहदे में हार दिया गया। उसके बाद जनरल अयूब खान साहब के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। अयूब खान साहब के
जो वजीर खारजा थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इस दौरान जो अगली एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम पाकिस्तान, साबका वजीर आजम पाकिस्तान, जिनके दौर में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनके घर पे एक पॉलिटिकल लीडर्स का एक सेशन हुआ। उस सेशन में अवामी लीग के सरबरा शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मशहूर ज़माना 6 पॉइंट प्रेजेंट किए। ये 6 पॉइंट क्या थे? ये पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवामी लीग की प्रपोजल्स थी। इन 6 पॉइंट में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ किया कि पाकिस्तान वर्चुअली एक कन्फेडरेशन बन जाता। ये 6 पॉइंट क्या थे, हम ब्रीफली इनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले तो कहा गया कि पाकिस्तान को एक ट्रू जो फेडरेशन का स्पिरिट है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो सेंटर है, ये जो फेडरेशन है, उसके पास सिर्फ 2 इख्तियारात होंगे, सिर्फ 2 पावर्स होंगी, फॉरेन अफेयर और डिफेंस। इसी तरह यह कहा गया कि ईस्टर्न विंग की अपनी करेंसी होगी, और अगर ईस्टर्न विंग की अपनी करेंसी नहीं होगी तो फिर चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे लगाए जाएंगे कि ईस्टर्न विंग से जो कैपिटल है वो वेस्टर्न विंग में ट्रांसफर ना हो। इसी तरह टैक्सेशन का इख्तियार जो है वो सेंटर की बजाय प्रोविंसेस के पास होगा। टैक्स वो कलेक्ट करेंगे और फिर वो सेंटर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेयर देंगे। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान का सेपरेट फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी एक्सपोर्ट्स के थ्रू वो वेस्ट पाकिस्तान में यूटिलाइज नहीं हो सकेंगी। और इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान की एक अपनी मिलिशिया होगी, एक अपनी फोर्स होगी। तो कहा यह गया कि अगर 6 पॉइंट पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो वर्चुअली ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान 2 सेपरेट स्टेट्स होती जिनके दरमियान एक लूज सा लिंक कन्फेडरेशन की फॉर्म में होता। उसके बाद 1968 में एक और डेवलपमेंट हुई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि शेख मुजीबुर रहमान और कुछ और लोग ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करने की, सी सेशन की साजिश कर रहे हैं। इसके लिए भारत के शहर अगरतला में इंडियन हुकाम के साथ मीटिंग हुई है। वो जो लोग थे उनको हिरासत में ले लिया गया। फिर फैब 1968 में उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। यह ट्रायल जो है वो ढाका कंटोनमेंट में हुआ और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया। इस दौरान पाकिस्तान के दोनों विंग्स में अयूब खान साहब के खिलाफ एजिटेशन शुरू हो चुकी थी। हालात आए दिन खराब होते जा रहे थे और इवेंचुअली 22 फैब 1969 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो ट्रायल था, जो चार्जेस थे अगरतला कॉन्स्पिरेसी के, उनको विड्रॉ कर लिया और शेख मुजीबुर रहमान और बाकी लोगों को रिहा कर दिया। अब मुल्क में सिचुएशन जो थी वो काफ़ी टर्बुलेंट थी। पूरे मुल्क में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। इन हालात में 10 मार्च 1969 को जनरल अयूब खान साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 13 मार्च 1969 तक यानी 4 दिन जारी रही, लेकिन इसमें कोई एग्रीमेंट ना हो सका। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बायकाट कर दिया। तो अल्टीमेटली मुल्क में हालात ऐसे हुए कि 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लग गया। कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद याहिया खान साहब ने जनरल अयूब खान साहब के ख़त पे मार्शल लॉ लगा दिया और पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हो गया।
इसके बाद पाकिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, इसका जिक्र इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।